वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 115 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इकोनॉमी के प्रश्नों पर। ठीक है, 61 से लेकर इसमें हम 80 तक देखेंगे और इम्पोर्टेंट अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को फोकस करेंगे। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, यानी 61 नंबर का प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट वाला है। कौन सा इसमें सही होगा? आधारभूत प्रभाव यानी बेस इफेक्ट का तात्पर्य पिछले वर्ष की समान अवधि के सूचकांक मूल्यों का वर्तमान मुद्रास्फीति दर पर पड़ने वाले प्रभाव से है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यदि पिछले वर्ष किसी महीने में मुद्रास्फीति बहुत कम थी यानी इन्फ्लेशन बहुत कम थी, तो चालू वर्ष में मामूली मूल्य वृद्धि भी उच्च मुद्रास्फीति दर के रूप में दिखाई देगी। बिल्कुल ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, और दूसरा वाला भी करेक्ट है। ये दोनों के दोनों ठीक हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, आधारभूत प्रभाव यानी बेस इफेक्ट वह प्रभाव है जिसके तहत पिछले वर्ष के सूचकांक का स्तर वर्तमान वर्ष की मुद्रास्फीति की गणना को प्रभावित करता है। यदि पिछले वर्ष सूचकांक में सामान्य रूप से कमी या वृद्धि हुई थी, तो वर्तमान वर्ष की मुद्रास्फीति दर यानी इन्फ्लेशन वास्तविक मूल्य वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक या बहुत कम दिखाई दे सकती है। इसलिए दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ जाइए। अब है अगला प्रश्न, स्टैगफ्लेशन यानी स्टैगफ्लेशन बनती है स्टैगफ्लेशन प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक साथ दिखाई देती हैं? स्टैगफ्लेशन हो गया एक तरह से बद से बदतर स्थिति, यानी एक तो मुद्रास्फीति है यानी इन्फ्लेशन है, और ऊपर से बेरोजगारी भी बढ़ गई। तो इसमें हो जाएगा उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च आर्थिक विकास तो नहीं होगा, गलत है पहला स्टेटमेंट। निम्न मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी ठीक है, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति ही होगा। कम आर्थिक विकास ठीक है, उच्च मुद्रास्फीति, मंद आर्थिक विकास और उच्च बेरोजगारी ठीक है, सबसे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, तो आर्थिक विकास तो मंद होगा, सी है इसका आंसर। देखिए, सामान्य आर्थिक सिद्धांत जैसे कि फिलिप्स वक्र के अनुसार जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो बेरोजगारी कम होती है। ठीक है, लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी विषम स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति रुक जाती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है, और इसके साथ ही वस्तुओं की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ती हैं। यह नीति निर्माताओं के लिए सबसे कठिन स्थिति होती है। इन सभी टेस्ट की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट है, 1 टाइम पेमेंट है। फुल टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी आपको। ये सीरीज़ जो 2-3 दिन बाद यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें बड़ी हेल्पफुल होगी, तो प्रैक्टिस करते रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता यानी लिक्विडिटी को कम करने के लिए अपनाया जाता है? देखिए, लिक्विडिटी यानी बाजार में पैसा है, बैंकों के पास पैसा है, तो इसको कम करना है। कैसे कम होगा? नगद आरक्षित अनुपात में कमी करके, कमी नहीं बढ़ानी पड़ेगी। वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर को घटाकर ये भी बढ़ाना पड़ेगा। रेपो रेट में वृद्धि करके ये सही हो जाएगा, सी है इसका आंसर। खुले बाजार की क्रियाओं के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना, इससे क्या होगा? बाजार में तरलता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अपने को क्या है? तरलता लिक्विडिटी को कम करना है, तो केवल सी ही आंसर इसका सही होगा। देखिए, इसको इस तरह से समझिए, तरलता यानी मार्केट में पैसा कैसा आएगा? भारत में जो पैसा है, मतलब जो करेंसी नोट है, उसको कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसकी जो जितनी भी दरें हैं, जैसे एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, रेपो रेट हो गया, इनको बढ़ाना पड़ेगा। जब इनको बढ़ा देगी तो जो कमर्शियल बैंक है, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया,
ये सारी बैंकों को जो पैसा मिलेगा आरबीआई से वो महंगे ऋण पे मिलेगा, यानी उच्च ऋण पे मिलेगा। तो जब ये खुद आरबीआई से पैसा महंगे ऋणों पर ले रही हैं तो जनता को भी तो महंगे ऋण पर ही देंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पैसा कम आएगा लोगों पर। तो सी है इसका आंसर, लोगों पर कम आएगा तो बाजार में कम हो जाएगा। देखिए, जब रेपो रेट बढ़ता है तो वाणिज्यिक बैंकों यानी कॉमर्शियल बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेना महंगा हो जाता है। केंद्रीय बैंक कौन सा, आरबीआई। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए ब्याज दरें बढ़ा देता है, जिससे बाजार में ऋण की मांग कम होती है और तरलता यानी पैसे की आपूर्ति घट जाती है। सीआरआर या एसएलआर घटाने और प्रतिभूतियां खरीदने से बाजार में तरलता बढ़ती नहीं, घटती है, ठीक है। सीआरआर या एसएलआर घटाने और प्रतिभूतियां खरीदने से बाजार में तरलता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर तरलता को घटाना है तो सीआरआर को बढ़ाना होगा, एसएलआर को बढ़ाना होगा, जैसे रेपो रेट ऊपर बढ़ाया है, और प्रतिभूतियां बाजार में बंद करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाइए। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या है। जीडीपी और जीएनपी के बीच जो मुख्य अंतर है वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, जीडीपी किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, ध्यान से सुनना, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है जीडीपी, चाहे वह देश के नागरिक ने उत्पादित किया हो या विदेशी ने। जबकि जीएनपी में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित मूल्य शामिल होता है, देश के भीतर और बाहर दोनों जगह। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी एनएफआईए। तो सी आंसर हो गया, बी आंसर हो गया इसका। बी में ही है ना, बी में ही है। 20 के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के, एकदम छांट के लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाइए। राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, यह सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाया जाता है क्या। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, सही ही पूछा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कुल कितने उधार की आवश्यकता है, इसलिए इसमें कुल खर्च से उधार रहित प्राप्तियों को घटाया जाता है, ठीक है। वहीं प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि चालू वर्ष के खर्चों के कारण कितना घाटा हुआ है, ठीक है। अतः प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ये सीधा सीधा करके पूछ लेता है, याद रखना फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाइए। लाफेर वक्र, इंग्लिश में बोलते हैं कर्व, निम्नलिखित में से किन के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। लाफेर वक्र बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दर, या आर्थिक विकास और आय की असमानता, या मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दर, या कर की दर यानी टैक्स रेट और सरकार को प्राप्त कुल कर राजस्व। लाफेर कर्व ये प्रदर्शित करता है कर की दर यानी टैक्स रेट और सरकार को प्राप्त कुल कर राजस्व। बी है इसका आंसर। देखिए, अर्थशास्त्री आर्थर लाफेर द्वारा प्रतिपादित लाफेर वक्र यह दर्शाता है कि कर की दरें बढ़ने से एक निश्चित सीमा तक ही कर राजस्व बढ़ता है, ठीक है। ध्यान से सुना, कर की दरें बढ़ने पर एक निश्चित सीमा तक ही कर राजस्व बढ़ता है। यदि कर की दरें बहुत अधिक यानी इष्टतम सीमा तक बढ़ा दी जाएं तो लोग काम करने या कर चुराने के प्रति हतोत्साहित होते हैं, ठीक है, जिससे सरकार का कुल राजस्व घटने लगता है। जैसी भारत में स्थिति बनी हुई है, टैक्स रेट बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। एसटीटी इतना बढ़ा दिया है शेयर मार्केट में कि जितने भी इंडियन ट्रेडर्स हैं बेचारे हतोत्साहित हो गए हैं, ठीक है।
और 12 लाख तक तो फ्री है, 12 लाख के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा है, तभी भारत छोड़ने को मजबूर हैं बहुत से लोग। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ जाइए। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चालू खाते करंट अकाउंट में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, पूछ रहा है। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट के चालू खाते करंट अकाउंट में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, उसको ढूंढ लो, जो बचेगा वही शामिल नहीं किया जाएगा, वही आंसर होगा। तो भुगतान संतुलन के चालू खाते यानी करंट अकाउंट में शामिल किया जाता है वस्तुओं का आयात और निर्यात। और क्या क्या शामिल किया जाता है? सेवाओं का आयात और निर्यात। और क्या क्या शामिल किया जाता है? विदेशों से प्राप्त प्रेषित धन, रेमिटेंस और उपहार, ये भी शामिल किया जाता है करंट अकाउंट में। जो शामिल नहीं किया जाता वो विदेशी संप्रभु ऋण या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, ये शामिल नहीं किया जाता। सी है इसका आंसर। देखिए ध्यान से सुना, भुगतान संतुलन के दो मुख्य खाते होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, यानी चालू खाता और पूंजी खाता, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। चालू खाते पर आ जाइए। चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा एक तरफा हस्तांतरण शामिल होते हैं, जैसे कि प्रेषित धन यानी रेमिटेंस, अनुदान और उपहार। जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, पोर्टफोलियो निवेश FPI और विदेशी ऋण एक्सटर्नल बोरोइंग को पूंजी खाते में रखा जाता है। ठीक है, ठीक है। FDI, FPI और एक्सटर्नल बोरोइंग को पूंजी खाते में रखा जाता है, इसलिए हमने ये एलिमिनेट कर दिया FDI, और यही आंसर हो गया। ठीक है, FDI और एक्सटर्नल बोरोइंग को एलिमिनेट करके बाकी सारे जो बचे वो हैं करंट अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। ग्रिफिन गुड्स वे घटिया वस्तुएं होती हैं जिनके संदर्भ में सही है। इंपॉर्टेंट है ग्रिफिन गुड्स। देखिए आमतौर पर कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घट जानी चाहिए, लेकिन ये जो ग्रिफिन गुड्स है इसलिए घटिया है क्योंकि कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए घटिया हैं ये। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। कीमत बढ़ने पर उनकी मांग जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, सी है आंसर। देखिए ग्रिफिन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद हैं। ये ऐसी अनिवार्य और अत्यंत घटिया वस्तुएं हैं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है। जब इनकी कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता की वास्तविक क्रय शक्ति इतनी कम हो जाती है कि वह महंगी यानी बेहतर वस्तुओं को छोड़ देता है और पेट भरने के लिए ग्रिफिन वस्तुओं का उपयोग बढ़ा देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को मापता है और इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय सूचकांक, सेवा मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? भारत में थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को मापता है और इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका उत्तर है थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत में थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, याद रखना दोनों। यह थोक बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक करता है, इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन नंबर 1 में था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल होते हैं, याद रखना दोनों को। चलिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट से क्या तात्पर्य है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट से तात्पर्य है कि सरकार ही इतना ऋण ले लेगी बैंकों से
कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, उनके लिए पैसा ही नहीं बचा, तो आउट हो गए वो, ठीक है, क्राउडिंग आउट हो गए। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट इसे ही बोलते हैं, यानी सरकार द्वारा अत्यधिक बाजार ऋण लेने के कारण निजी क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता कम होना और ब्याज दरें बढ़ जाना ही है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। बी है इसका आंसर। देखिए, जब सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली या बाजार से बहुत अधिक उधार लेती है तो ऋण योग्य कोषों की कमी हो जाती है, ठीक है, लोनेबल फंड्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसके कारण बाजार में ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और निजी निवेशकों को निवेश के लिए पर्याप्त और सस्ता लोन नहीं मिल पाता, जिससे वे बाजार से क्राउड आउट यानी बाहर हो जाते हैं। उम्मीद है आसान सी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। जो वीडियो नहीं देखना चाहता, ठीक है, जिसको प्रिंट आउट कराकर ज़्यादा अच्छा पढ़ना लगता है, तो आप इसका PDF खरीद सकते हैं, प्रिंट आउट करा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और कर्व है लॉरेंज कर्व, यानी लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग मुख्य रूप से किस आर्थिक संकेत को मापने के लिए किया जाता है? देखिए, लॉरेंज वक्र भी केवल अकेला ही पूछा जा सकता है, यहाँ जो है गिनी गुणांक को मिलाकर पूछ दिया है। लॉरेंज वक्र अगर पूछे तो वो है आय में असमानता से संबंधित और गिनी गुणांक है धन के वितरण में असमानता से। तो आय और धन के वितरण में असमानता, इसका उत्तर बी हो जाएगा। लॉरेंज वक्र किसी अर्थव्यवस्था में आय या धन के वितरण को ग्राफिक रूप से दर्शाता है। इसी वक्र के आधार पर गिनी गुणांक की गणना की जाती है, जिसका मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है, जहां सबके पास समान आय हो, और 1 पूर्ण असमानता को प्रदर्शित करता है, जहां पूरी राष्ट्रीय आय केवल एक व्यक्ति के पास हो, ठीक है। जैसे कि भारत की स्थिति देख लो, सब कुछ अडानी और अंबानी के पास है, ऊपर से गवर्नमेंट उन्हीं को बेनिफिट देती है, करोड़ों का लोन माफ़ कर देती है, ठीक है। अरावली उजाड़ने का वो परमिशन दे देती है। लक्षद्वीप के ऊपर तलवार लटक रही है। चलिए 72 पर आ जाइए। लचीली विनिमय दर प्रणाली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत यदि किसी देश की मुद्रा की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट जाती है तो इसे क्या कहा जाएगा? एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। बिल्कुल, भारत इसी परिस्थिति से जूझ रहा है वर्तमान में। लचीली विनिमय दर प्रणाली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत यदि किसी देश की मुद्रा की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट जाती है तो इसे क्या कहा जाएगा? बताइए, क्या इसे डीवैल्यूएशन कहेंगे, मुद्रा का अवमूल्यन कहेंगे, या फिर डिप्रिसिएशन कहेंगे, मुद्रा का ह्रास कहेंगे, मुद्रा का अधिमूल्यन कहेंगे, या मुद्रा का सुदृढ़ीकरण कहेंगे? ये मुद्रा का सुदृढ़ीकरण तो हो नहीं सकता, एलिमिनेट करो इसको। मुद्रा का अधिमूल्यन भी ये नहीं है। यदि सरकार ऐसा करती है कि अपने मुद्रा की वैल्यू को घटाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो तो होता है मुद्रा का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन। लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी है, यहाँ उत्तर है डिप्रिसिएशन, यानी मुद्रा का ह्रास हो रहा है। भारतीय मुद्रा गिरती जा रही है डॉलर के मुकाबले पिछले 15 सालों में। बी है इसका आंसर। देखिए, जब बाजार की शक्तियों यानी मांग और आपूर्ति के कारण विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी आती है तो उसे मुद्रा का ह्रास यानी डिप्रिसिएशन कहा जाता है। इसके विपरीत जब सरकार या केंद्रीय बैंक जानबूझकर आधिकारिक रूप से अपनी मुद्रा का मूल्य कम करता है तो उसे क्या कहेंगे? अवमूल्यन, उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं स्थिर विनिमय प्रणाली में। तो समझ आ गया होगा, डिवैल्यूएशन जानबूझकर किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र बैंक के द्वारा या सरकार के द्वारा। लेकिन जो डिप्रिसिएशन है वो सरकार या केंद्र बैंक नहीं करती, वो परिस्थितियां कराती हैं। परिस्थितियां उत्पन्न कौन करता है? सरकार।
ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपरीत परिस्थितियां। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान में भारतीय मुद्रा यानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारी मूल्य ह्रास से गुजर रही है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का जो मूल्य है $1 के मुकाबले 96 रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया है। ठीक है, यानी आप 96 रुपये देंगे तब जाके आपको $1 मिलेगा। 15 साल पहले क्या होता था, 68 रुपये 70 रुपये में भी $1 मिल जाता था। तो रुपया कमज़ोर हो गया है डॉलर के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत घाटा यानी कैपिटल बजट का हिस्सा है? ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज भुगतान, या सरकार द्वारा विदेशों से लिया गया ऋण और उसकी वसूली, या सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन और पेंशन, या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जाने वाला चालू सब्सिडी खर्च। कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा विदेशों से लिया गया ऋण और उसकी वसूली। देखिए, सरकारी बजट के 2 हिस्से होते हैं, राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा। दोनों को देखते हैं। राजस्व घाटा वे प्राप्तियां हैं जो व्यय होते हैं। राजस्व घाटा वे प्राप्तियां हैं जो व्यय होते हैं या खर्च होते हैं, जिससे सरकार की परिसंपत्तियों यानी एसेट्स या देनदारियों यानी लायबिलिटीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि वेतन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी। पूंजीगत बजट में वे मदें शामिल होती हैं जो सरकार की देनदारियों को बढ़ाती या घटाती हैं या परिसंपत्तियों का निर्माण करती हैं, जैसे बाजार ऋण, विदेशी ऋण, बुनियादी ढांचे पर निवेश और ऋण की वसूली। तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 74 नंबर का प्रश्न है, शून्य आधारित बजट यानी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें सबको पढ़ते हैं एक बार। पहला है पिछले वर्ष के बजट को आधार मानकर उसमें कुछ प्रतिशत की वृद्धि करना। दूसरा है केवल नए मानकों और योजनाओं के खर्च की समीक्षा करना। तीसरा है प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक सरकार कार्यक्रम के खर्च को शून्य मानते हुए नए सिरे से औचित्य सिद्ध करना। और चौथा है घाटे को अनिवार्य रूप से शून्य स्तर पर लाना। देखिए, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग या शून्य आधारित बजट है कि प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम के खर्च को शून्य मानते हुए नए सिरे से औचित्य सिद्ध करना। सी है इसका आंसर। शून्य आधारित बजट का प्रतिपादन पीटर पायर ने किया था। पारंपरिक बजटिंग में पिछले वर्ष के आवंटन को आधार बनाकर उसमें थोड़ा बदलाव किया जाता है, लेकिन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में पुराने इतिहास को नज़रअंदाज कर हर विभाग को अपनी प्रत्येक गतिविधि के लिए नए सिरे से धन की मांग का तार्किक आधार प्रस्तुत करना पड़ता है, जैसे कि वह कार्यक्रम पहली बार शुरू हो रहा हो। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी को आम भाषा में समझे तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कृषि में जो लोग काम करते हैं ना, एक ही खेत में जो है 20 लोग लगे रहते हैं, जबकि वो काम जो है 5 लोगों से या 6 लोगों से भी हो जाएगा। तो बाकी वो काम 5 लोगों का था लेकिन 20 लोग लगे रहे, तो बाकी के जो 15 या 16 लोग थे उनका कोई औचित्य थोड़ी है वहाँ पर। तो इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। सी है इसका आंसर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से भारत के कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। इसमें किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। यदि इनमें से कुछ लोगों को कार्य से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
इसका अर्थ यह है कि अतिरिक्त लगे हुए श्रमिकों का जो उत्पादन है, ठीक है, उत्पादन में योगदान अर्थात सीमांत उत्पादकता जो है उनकी वो शून्य है। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं और इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य आरबीआई से और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। कौन सा सही है इसमें? बढ़िया प्रश्न एकदम। देखिए, मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता करते हैं भारत के वित्त मंत्री नहीं, बल्कि आरबीआई के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। पहला गलत है। और इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 होते हैं आरबीआई सदस्य और 3 होते हैं केंद्र सरकार द्वारा नामित। दूसरा वाला करेक्ट है केवल, जहाँ जहाँ एक को उसको हटा दीजिए। दो चीज़ याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है भारत में? मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक, और फिजिकल पॉलिसी भारत सरकार। पहला गलत है क्योंकि मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं, ना कि वित्त मंत्री। दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आंतरिक और 3 बाहरी। बाहरी मतलब सरकार के, 3 हो गए आरबीआई के सदस्य। यह समिति वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करती है और सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर नीतिगत ब्याज दरों जैसे कि रेपो रेट का निर्धारण करती है। नंबर 77 पर आ जाइए। हार्ड करेंसी से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में क्या तात्पर्य है? क्या होती है हार्ड करेंसी? पहला है वह मुद्रा जिसे आसानी से नकली यानी जाली नहीं बनाया जा सकता। चौथा है धातुओं से बने सिक्के जिन्हें पिघलाना कठिन हो। तीसरा है वह विश्वसनीय मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापक रूप से स्वीकार्य हो और जिसका मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर हो। ये होगी हार्ड करेंसी। या बी वाला भी पढ़ देता हूँ। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग की तुलना में अधिक हो, बहुत अधिक हो। ये है हार्ड करेंसी। क्या है हार्ड करेंसी? ना तो ए है इसका उत्तर, ना ही डी है इसका उत्तर। बी हल्का सा लग रहा है, सी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कौन सा लगाएं? बी लगाएं या सी लगाएं? सी है इसका उत्तर। वह विश्वसनीय मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापक रूप से स्वीकार्य हो और जिसका मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर हो, जैसे कि यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, यूरो, जापानी येन। और भारत की देख लो, 15 साल पहले 55-60 थी, अब कितनी है? 96 डॉलर के मुकाबले। मतलब बहुत फ्लक्चुएशन है। तो हार्ड करेंसी जैसे कि अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन उन देशों की मुद्राएं होती हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं अत्यधिक स्थिर और मजबूत होती हैं। वैश्विक बाजारों में इन मुद्राओं पर गहरा विश्वास होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि रुपया मजबूत होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दूसरी मुद्राएं हैं उनके मुकाबले रुपया मजबूत होना चाहिए, तभी तो महंगाई घटेगी। क्योंकि रुपया कमज़ोर हो जाएगा तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा उन दूसरी मुद्राओं के मुकाबले, चाहे तेल लेना हो, ठीक है, या हथियार लेने हो, या कुछ भी लेना हो, या खाना लेना हो, मतलब खाद्य सामग्री लेनी हो, कपड़ों का आयात करना हो। 78वें नंबर का प्रश्न है, यदि किसी देश का पूंजी उत्पाद अनुपात उच्च हो तो इसका क्या अर्थ है? कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर ऊंचा है तो इसका अर्थ क्या है? क्या वह अर्थव्यवस्था अत्यंत कुशल है क्योंकि कम पूंजी में अधिक उत्पादन हो रहा है, या वह अर्थव्यवस्था कम कुशल है क्योंकि उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ रही है? सी वाला है उस देश में श्रम की लागत बहुत कम है, और चौथा है देश में विदेशी निवेश की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, यदि किसी देश का पूंजी उत्पाद अनुपात उच्च है तो इसका अर्थ है क्या? इसका अर्थ है वह अर्थव्यवस्था कम कुशल है क्योंकि उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ रही है।
बी है इसका आंसर। तो पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो यह दर्शाता है कि उत्पादन की एक इकाई यानी यूनिट पैदा करने के लिए कितनी मात्रा में पूंजी लगानी पड़ रही है। यदि यह अनुपात उच्च है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था अकुशल है या पुरानी तकनीकों का उपयोग कर रही है, क्योंकि वहां अधिक पैसा लगाने पर भी कम उत्पादन हो रहा है। विकास के लिए इस अनुपात का कम होना बेहतर माना जाता है। सेकंड लास्ट प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुओं यानी पब्लिक गुड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। पहला पढ़ते हैं, गैर प्रतिद्वंदिता यानी नॉन राइवलरी एक व्यक्ति द्वारा इसका उपभोग करने से दूसरे के लिए इसकी उपलब्धता कम होती है। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में बात हो रही है ये। ठीक है, गैर प्रतिद्वंदिता यानी एक व्यक्ति द्वारा इसका उपभोग करने से दूसरे के लिए इसकी उपलब्धता कम नहीं होती। ठीक है, कम नहीं होती है लिखा है। और दूसरा है गैर वर्जनीयता यानी नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी किसी भी व्यक्ति को इसके उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही उसने इसके लिए भुगतान किया हो या ना किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी गलियों में जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती हैं वो इसका एक उदाहरण हो सकता है। ये बिल्कुल दोनों के दोनों करेक्ट हैं पब्लिक गुड्स के संदर्भ में। अब पूछा क्या है, इनमें से कौन सी विशेषताएं ऊपर में से दोनों में से कौन सी विशेषताएं सार्वजनिक वस्तुओं जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा या स्ट्रीट लाइट पर लागू होती हैं, तो दोनों की दोनों करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, आ जाइए सार्वजनिक वस्तुओं पर यानी पब्लिक गुड्स पर। पब्लिक गुड्स वे वस्तुएं या सेवाएं होती हैं जो समाज के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध होती हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रीट लाइट की रोशनी का फ़ायदा सड़क पर चलने वाले सभी लोग उठाते हैं। किसी एक के देखने से रोशनी कम नहीं होती, तो ये हो गई गैर प्रतिद्वंदिता। और आप किसी को लाइट का फ़ायदा लेने से रोक भी नहीं सकते, ये हो गई गैर वर्जनीयता। यही कारण है कि निजी क्षेत्र इन्हें बाज़ार में बेचने में रुचि नहीं दिखाता और इनका प्रावधान सरकार को करना पड़ता है। बात समझ आ गई होगी। चलिए अब अंतिम प्रश्न है, 80वें नंबर का प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की अवधारणा को भारत सरकार के बजट में किस वर्ष शामिल किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अभी बताइए। प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा को भारत सरकार के बजट में कब शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया था वर्ष 2011-12 में। वर्ष 2011-12 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्व घाटे में से राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान को घटाने के लिए। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो भारत सरकार के बजट में प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ईआरडी की अवधारणा को पहली बार वर्ष 2011-12 के केंद्र बजट में शामिल किया गया था। इसे सार्वजनिक खर्च पर बनी रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था। ठीक है, कई बार केंद्र सरकार राज्यों को ऐसा अनुदान यानी ग्रांट देती है जो तकनीकी रूप से केंद्र के राजस्व खर्च में गिना जाता है, लेकिन राज्य उस पैसे का उपयोग स्कूल, अस्पताल या सड़कों के निर्माण में करते हैं, यानी पूंजीगत परिसंपत्तियों के। अतः वास्तविक उपभोग व्यय जनित घाटे को जानने के लिए राजस्व घाटे में से इन पूंजीगत अनुदानों को घटाकर ईआरडी निकाला जाता है। ईआरडी यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान। तो ये 80 प्रश्न अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी स्टेट के पीसीएस या यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 24 तारीख को होने वाली है, 2-3 दिन बाद। प्रैक्टिस कर लेना इनकी। बाकी फुल टेस्ट सीरीज़ से आप जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में 81 to लेकर 100 कवर हो जाएंगे। फिर 100 प्रश्नों का पीडीएफ आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।